वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको रीजनिंग बेस से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इन क्वेश्चन नंबर्स 1 से लेकर 7 तक आपको सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स, आपको उसी से संबंधित, रिलेटेड से संबंधित, वर्ड से संबंधित और नंबर से संबंधित क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें आपको दिए गए फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, यानी कि दिए गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कोई एक ऑप्शन आपका सही है और आपको रीजनिंग का लॉजिक लगा के इसको सॉल्व करना है कि अगर आपका पहले का रेशियो इसके साथ ऐसे बन रहा है तो दूसरे का रेशियो किसके साथ क्या संबंध बनाएगा, यानी कि क्या उससे रिलेट करेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्पेलिंग दी हुई है KNQT, रेशियो LORU, प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, फिर ADGJ, रेशियो यहाँ पे ब्लैंक दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, चारों ऑप्शन में से आपको चूज करना है। अब आपको ध्यान से देखना ये है कि देखिए, ये K है, ये N है, ये Q है, ये T है। तो दूसरा वाला संबंध देखो कैसे बना रहा है, LORU, इसको ध्यान से देखना होता है। तो अब इन दोनों में स्पेलिंग में आपस में एक दूसरे का रिलेट करना है कि ये स्पेलिंग किस तरीके से आगे का पैटर्न बना रही है। अगर आप इन दोनों के पैटर्न को समझ गए तो ये वाला पैटर्न आप आसानी से निकाल लेंगे। तो उसी सेम पैटर्न से ये वाला लगेगा। जैसे कि आप देखिए, यहाँ पे के बाद क्या आता है, एल आता है। सबसे पहली बात, स्पेलिंग ABCD में जो स्पेलिंग होती है उसके बाद देखना है कि उस लेटर्स के बाद कौन सा लेटर्स आ रहा है। जैसे के बाद एल आता है, एन के बाद ओ आता है, क्यू के बाद आर आता है और टी के बाद यू आता है। यानी कि इसमें जो इतनी भी स्पेलिंग दी है, हर लेटर्स के बाद की स्पेलिंग यहाँ पे निकली है। उसी तरीके से ये वाली जो स्पेलिंग है, इसके बाद की स्पेलिंग आपको निकालनी है। जैसे कि मान लीजिए ए के बाद क्या आना चाहिए, बी, डी के बाद क्या आना चाहिए, ई आ गया, जी के बाद क्या आना चाहिए, एच, और जे के बाद क्या आना चाहिए, के। तो इसमें से ऐसा कोई लेटर्स नहीं है जो इसके बाद आए। ए के बाद बी आ रहा है, यहाँ पे ए के बाद एफ आ रहा है, यहाँ पे ए के बाद डी आ रहा है, ए के बाद एम आ रहा है। ये BCD ये तीनों रिलेट नहीं कर रहा है, लेकिन ये वाला पहला ऑप्शन जो है ये रिलेट कर रहा है, क्योंकि इसके हर एवरी लेटर के बाद उसके जस्ट आफ्टर्स, यानी कि उसके जस्ट आफ्टर वाला लेटर्स दिया हुआ है। यानी ए के बाद बी आएगा, डी के बाद ई आएगा, जी के बाद एच आएगा, एच के और जे के बाद के आता है। इसलिए आपका ए वाला ऑप्शन आपका सही है। तो बस यही चीज आपको रिलेट करना है रीजनिंग पैटर्न में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेकंड वाले में जरूरी नहीं कि जो लॉजिक इसमें लगा वही लॉजिक इसमें भी लगे। तो आपको ये तरीका बताया जा रहा है कि इस तरीके से आपको पैटर्न बनाना पड़ेगा। कि पैटर्न क्या बनाना है, उसके पैटर्न को समझना है कि किस पैटर्न से पहला टर्म्स दूसरे टर्म्स से किस तरीके से पैटर्न बना रहा है। ये चीज आपको समझना है। अगर आप पैटर्न समझ गए तो आपका तीसरा वाला चौथे से समझ में आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन इससे थोड़ा हट के होगा। देखिए DRIVEN। अब यहाँ पे देखिए स्पेलिंग देखिए, N है, E है, V है, I है, R है, D है। अब इन दोनों का आपस में क्या रिलेट हो रहा है, देखिए D के बाद N तो आ नहीं सकता। अब देखिए यहाँ पे जरूरी नहीं कि वही चीज आपको लगाना हो, यहाँ पे जो आपने पैटर्न यहाँ लगा वही पैटर्न यहाँ लगे। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर पैटर्न सब में डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब जैसे यहाँ पे डी है, आर है, आई है, VEN है, लेकिन अगर हम स्पेलिंग को पलट दें, यानी कि इस स्पेलिंग को अगर हम उल्टा कर दें, रिवर्स कर दें, तो रिवर्स करने पे स्पेलिंग क्या बन रही है, देखिए एन, इसको उल्टा लिखते हैं, एन आएगा, ई आया है, ई दिया है, वी दिया है, आई दिया है, आर दिया और डी दिया है। यानी कि पहले वाला जो वर्ड दिया है, पहले वाले वर्ड को अगर हम पलट दें, फ्लिप कर दें, तो इस तरीके से आपको पलटने वाला लेटर्स आपको ये दिख जाएगा। वही लॉजिक इसमें लगेगा। BEGUM, इसको भी अगर हम पलट दें तो क्या निकलेगा, देखना ये है। देखिए इसको पलटते हैं, एम आएगा, यू आएगा, जी आएगा, ई आएगा और बी आएगा। बस पलटने के बाद अब इसमें से देखिए, ये ई तो हो नहीं सकता, यहाँ पे एम है, यू है,
जी है, ई है, बी है। देखिए यहाँ पे नहीं हो सकता, ये वाला नहीं है ना ये वाला है, आपका इसमें से ये वाला मिल रहा है, एम मिल रहा है, यू मिल रहा है, जी मिल रहा है, ई मिल रहा है और बी मिल रहा है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही है। तो ये तो मेरे को ये मैं समझाने के लिए इस तरह से इतना बता रहा हूँ, लेकिन जब आप पेपर में या किसी कहीं भी कंपटीशन बेस पे आप सवाल लगाते हैं तो आपको इतना समय नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इतना समय लगाएंगे तो आप बाकी के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस सब में क्वेश्चन में मुश्किल से 1 सेकंड का ही 1-2 सेकंड लगना चाहिए, इससे ज़्यादा लगा तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये सब चीज़ें ध्यान देनी होती है। क्वेश्चन अगर अधिक है तो समय हर क्वेश्चन में कितना देना है ये आपको पहले तय कर लेना है, नहीं तो क्वेश्चन ऐसे में छूटते हैं, मिस हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गया कि कैसे ये आया। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे देखिए स्मेल है, ये फ्लावर है, ये टेस्ट है। यानी कि देखिए स्मेल है, फ्लावर है, फ्लावर का संबंध स्मेल से है, यानी कि अगर खुशबू आ रही है तो फ्लावर से ही आ रही है। तो इसी तरह से टेस्ट का संबंध किससे बनेगा, वाटर से तो बनेगा नहीं, क्योंकि स्वाद किस में मिलेगा, वाटर का में स्वाद होता नहीं। अब साल्ट है, ये तो एक मटेरियल हो गया। अब स्वाद हमें किस में आएगा, फूड में आएगा, स्वीट में आएगा। अब ये इसमें खाली ये मीठापन है, इसमें खाली साल्ट है। लेकिन अगर ये फ्लावर है, ये ग्रुप, ये फ्लावर हो गया। उसी तरीके से अगर फूड फूड इस अगर हम फूड को खाते हैं, यानी फूड को हम ग्रहण करते हैं, तो खाने से हमें स्वाद मिलता है। तो जब स्वाद मिलता है तो ये टेस्ट से संबंधित है। अब ये फोर्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इसलिए आपका ये वाला क्वेश्चन टेस्ट का संबंधित फूड से होगा। अब ये इंट्रोवर्ट है, ये एक्सट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट ये दोनों जो है ये अंतर्मुखी है, ये बहुमुखी है, तो दोनों में एक दूसरे के अपोजिट है। तो ऐसे ही आपको दो एक दूसरे के अपोजिट वर्ड निकालना है। एंगल का अपोजिट टेंजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि एंगल होता है यानी कि किसी भी कॉर्नर का जो पोर्शन होता है वो एंगल होता है, और टेंजेंट जो होता है उस एंगल के साइड में जो लाइन खिंची हुई होती है। अगर कोई कहीं से झुकाव है तो उसके बगल से अगर कोई लाइन जा रही है वो उसका टेंजेंट पार्ट होता है, यानी कि स्पर्श ज्या होता है, उसका टेंजेंट पार्ट होता है। ये एक तरीके से मान चलिए ट्रिग्नोमेट्री वर्ड हो गया। अब यहाँ पे ये दिया है, ये अपोजिट से मिल नहीं रहा है, इसलिए ये हो नहीं सकता। एक्सट्रीम है, ये इंट्रीम है। देखिए एक्सट्रीम का मतलब होता है बहुत अधिक, एक्सट्रीम हो गया। इंट्रीम का मतलब हो गया बिल्कुल लोवेस्ट पार्ट, बहुत कम, तो ना के बराबर। तो ये एक्सट्रीम और इंट्रीम नहीं हो सकता, तो ये भी एक दूसरे से अपोजिट नहीं है। अब यहाँ पे देखिए अगेंस्ट है, ये फेवर है। अगेंस्ट मतलब क्या होता है, किसी के विरुद्ध होना, और फेवर मतलब होता है किसी का साथ देना। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए सी वाला ऑप्शन सही है। और डी ऑप्शन में एक्शन और ला है, ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, इसलिए आपका चारों ऑप्शन में से सी वाला ऑप्शन सही है, अगेंस्ट का संबंध फेवर से होगा। तो यहाँ पे कुछ दिया होगा, इससे आगे का जो वर्ड होगा ये ब्लैंक खाली जगह है जो मैंने मिसिंग कर दिया था, लेकिन इसका आगे का जो पार्ट होगा वो वही होगा जो इससे रिलेट करेगा, यही आपका आगे का वर्ड आएगा, यानी कि इससे रिलेट करने वाले वर्ड है। अब यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन देखना है, स्मोक का संबंध पॉल्यूशन से है। स्मोक का संबंध किससे है, पॉल्यूशन से, क्योंकि अगर धुआं होगा तो प्रदूषण होगा। तो उसी तरह से युद्ध अगर होता है, वॉर मतलब युद्ध, युद्ध का संबंध किससे है, युद्ध का संबंध पीस से तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे धुआं है तो प्रदूषण होगा, किस मतलब कि धुआं की वजह से ही प्रदूषण होगा ना। तो उसी से युद्ध की वजह से क्या हो सकता है, युद्ध की वजह से शांति तो हो नहीं सकती। अब युद्ध की वजह से विक्ट्री, विक्ट्री मतलब किसी एक की विजयी होगी, किसी एक की हार होगी, तो भी इससे संबंध नहीं जुटा रहा है। अब ट्रीटी मतलब क्या होता है, युद्ध अगर हो गया तो समझौता नहीं हो सकता। अब यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो गया, जब युद्ध होगा तो बहुत से लोग मारे जाएंगे, मतलब कि बहुत से लोग युद्ध में मारे जा सकते हैं या चोट खा सकते हैं युद्ध में। तो ऐसी कंडीशन में डिस्ट्रक्शन आएगा, यानी कि विनाश होगा। क्या होगा, विनाश, डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मतलब होता है यदि अगर युद्ध होगा तो विनाश निश्चित है। तो इसी तो ये तीन ऑप्शन नहीं मैच करेंगे, ये डी वाला ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, इसलिए डी वाला ऑप्शन सही है। तो इसलिए ध्यान रखने, स्मोक का संबंध पोल्यूशन से है, वार का संबंध डिस्ट्रक्शन से है। तो इतना आपका ये हो गया।
अब बाकी का इसका छठवां वाला क्वेश्चन बताते हैं। यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे 6 वाला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम बता देते हैं। यहाँ पे ये दिया है 12, 30 और ये दिया हुआ ये 18। इस तरह से संबंध बना रहा है। ऑप्शन इसका क्या दिया है, ए जो दिया है 36 है, बी जो दिया है 42 है, सी जो दिया है 44 है और डी जो दिया है 45 है। अब देखिए 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। चारों ऑप्शन में से देखिए 12 का संबंध जो है 30 से कैसे हो रहा है। अगर आप ये चीज समझ गए तो आप इसको निकाल ले जाएंगे आगे वाला नंबर। देखिए यहाँ पे एक दूसरे के बीच में गैपिंग कितने का, 18 की गैपिंग है। अगर 30 में 12 माइनस करते हैं तो 18 का डिफरेंस हो रहा है। उसी तरह से इनके आपस में बीच का 18 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 18 का डिफरेंस नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसमें प्लस 18 कर देंगे तो आगे का नंबर मिल जाएगा। 18 में अगर 18 जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा। अगर आप 12 में 18 ऐड कर देंगे तो ये 30 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, दोनों का मतलब समझिए। अगर यहाँ पे 36 करते हैं तभी तो इनके बीच का डिफरेंस जो होगा 18 का होगा। और या हम इसको ऐसे समझिए, 18 में 18 जोड़ देते हैं तो आगे का नंबर आपको 36 मिलेगा। चारों ऑप्शन में से देखिए कौन सी वैल्यू आपको मिल रही है, 36 वाला ऑप्शन आपका सही है। तो ये दोनों एक दूसरे में डिफरेंस 18 का बना रहा है। या तो आप पहले वाले नंबर में 18 जोड़ दो, दूसरे वाले में भी नंबर जोड़ दो, या आप उसमें से जो नंबर आपको प्राप्त करना है, जैसे आगे का नंबर लेना है तो उसमें 18 जोड़ना होगा तभी तो 36 मिलेगा। तो इस तरह से आपका ये ए वाला ऑप्शन सही है। अब इसी तरह से ये वाला देख लेते हैं, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन दिया है 85 दिया है, रेशियो 40, फिर प्रोपोर्शनल 77 और फिर ये क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन में दिया 14, बी ऑप्शन में दिया 48, सी ऑप्शन दिया 44, डी ऑप्शन दिया 45। ये क्वेश्चन दिया था जिसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 85 में 40 है। यहाँ पे इसको समझना कैसे है, देखिए यदि हम 8 और 5 को जोड़ दें 13 हो जाएगा, और 4 प्लस 0 को जोड़ेंगे तो 4 होगा। इसी तरीके से अगर 7 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो अगर इनके आपस में इनके अगर डिजिट को अगर हम आपस में जोड़ दें तो डिजिट को जोड़ने पे 13 हो रहा है, इसके डिजिट को जोड़ने पे 4 हो रहा है, इनको आपस में जोड़ने पे 14 हो रहा है। तो आगे का नंबर क्या होगा, देखिए हम यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 14 है। तो अब इसको समझिए, 13 के बाद 14 आ रहा है, 4 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। ये समझिए रिलेट क्या कर रहा है, 13 के बाद यहाँ पे 14 दिया हुआ है, 4 के बाद यहाँ पे 5 होना चाहिए। अब इनमें से कौन सा डिजिट जो है जिनके डिजिट को जोड़ने पे 5 आ रहा है, क्या आ रहा है 5। देखिए 1 और 4 को जोड़ने पे 5 आता है, तो 1 और 4 को जोड़ने पे 5 आता है। और ये इसका ऐड होगा नहीं, इसका ऐड होगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आएगा। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 5 इनके डिजिट को जोड़ने पे 5 आ रहा है, इसलिए ए वाला ऑप्शन आपका सही है। बाकी के 3 ऑप्शन आपके गलत है, इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला आपका ए ऑप्शन सही है। इसी तरीके से अगर रीजनिंग बेस के क्वेश्चन आपको लगाने हैं तो आपको इनके पैटर्न को समझना होता है और बड़ी आसानी से सवाल लगाए जा सकते हैं। और यदि आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, सवाल बहुत इजी होते हैं। अगर आप इसे अच्छे से समझेंगे तो इस हर टाइप के क्वेश्चन बड़े आसानी से लगा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।